फाइनली तानाशाही ने तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। चला था दुनिया के मार्केट को बर्बाद करने और दुनिया भर के देशों को बर्बाद करने के लिए चला था, उनकी इकोनॉमी को जैसी तैसी करने के लिए चला था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दूसरे के ऊपर हम बुराई सोचेंगे तो भाई हमारे ऊपर वो आकर लटक ही जाती है। वही सारी चीज़ें अमेरिका के साथ हो गया है और कल के डेट में वो बुरी तरह से देखने को मिला है। 2020 के बाद पहली मर्तबा ऐसी घटना देखने को मिली है जो आपको पता चलने वाला है आज की इस वीडियो में। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होने वाली है चाइना को लेकर। कल जब हमारी मार्केट बंद हो गई थी उसके बाद ये न्यूज़ निकल कर आई थी, क्योंकि उससे पहले अगर ये न्यूज़ निकल कर आती तो मुझे लगता है कि गिरावटों में और ज़्यादती हो सकती थी। क्या न्यूज़ है, इनके अलावा और भी तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, तो बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट आपको भी फ्रीलांसर पर मिलते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले यूरोप के मार्केट को देखिए, एशिया की मार्केट को देखिए या कहीं की भी मार्केट को देखिए, लगभग गिरावट सारी जगहों पे हो रही है। और अगर हम देश वाइज कंट्री वाइज देखने की कोशिश करें तो चाइना को देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए, और उसके बाद जापान वगैरह को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए भाई वहाँ पर गिरावटें ज़रूर हो रही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कल के लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी सारी दुनिया की मार्केट गिरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई है वो यूएस की मार्केट के अंदर हुई। डाउ फ्यूचर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5%, 5.5% से ऊपर की गिरावट है। डाउ के अंदर भी 5.5% की गिरावट है। S&P 500 की अगर बात करें तो वहाँ पर 6% से ऊपर की गिरावट देखने को मिल जाती है। उसके बाद नैस्डैक की अगर बात करेंगे तो 7% की गिरावट है। तो इतनी भयानक गिरावट। दूसरी जगहों की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो ठीक है, गिरावट वहाँ पर भी है, लेकिन इतनी भारी वाली गिरावट नहीं है। और मैं आपको यही कह रहा था शुरू में, वीडियो के शुरू में, कि भाई 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंगल डे में, डे 1 में इतनी भारी गिरावट डाउ के अंदर, डाउ फ्यूचर के अंदर, या फिर ये कह लीजिए यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिला है। तो ये पहला रिकॉर्ड है। लेकिन इन तमाम तर गिरावटों के पीछे और दुनिया की मार्केट के बर्बादी के पीछे जो रीज़न है वो तानाशाही, समझ रहे ना। ट्रंप बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। बहुत हम लोगों को भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि भाई ऐसा है कि जब ट्रंप आएगा तो यूएस की मार्केट में ये हो जाएगा और बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमारे इंडिया की मार्केट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके एक एक डिसीजन ने दुनिया भर की मार्केट को बर्बाद करता हुआ चला गया। और दुनिया भर की मार्केट को क्या बर्बाद करेगा, खुद बर्बाद होकर रह गया है। आप देख सकते हैं क्या हालत हुई पड़ी है मार्केट की। आप जाकर वहाँ पर इंडाइसिस वगैरह जब चेक करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया भर की जितनी मार्केटें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर गिरावट हुई है तो यूएस के अंदर हुई है। अब ये सबके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह लगा रहा था, तो भाई आपके ऊपर भी तो लोग लगाएंगे ना। अब देखिए, कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को छोड़वा भी लेंगे और कुछ लोग हैं जिनके ऊपर से हो सकता है कि बाद में चलकर ये रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह ख़त्म भी कर दिया जाए। जैसे कि देखिए, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया। सबसे शुरू में जब प्रेसिडेंट बनकर आया था ट्रंप, उसी टाइम पर इसके ऊपर टैरिफ लगाया था। लेकिन उसके बाद हुआ यूँ कि भाई इसको एग्जेम्प्टेड कर दिया। बाद में कह दिया कि भाई कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर हम कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो ऐसा और भी देशों के ऊपर हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में एक और भी न्यूज़ निकल कर आ रही है इजराइल की तरफ से कि भाई इजराइल ने अपने मतलब यूएस के ऊपर से पूरी तरह से टैरिफ ख़त्म कर दिया है। मतलब इजराइल जो है जो भी चीज़ें इंपोर्ट वगैरह कर रहा है उसके ऊपर कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं लगा रहा है यूएस के अंदर, समझ रहे हैं ना। तो हो सकता है यूएस भी इसको लेकर गंभीरता से सोचे और हो सकता है इसको भी ख़त्म कर दें। इसी तरीके से और भी देश ख़त्म कर सकते थे, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो काबिल गौर है, जिसको बहुत ही गहराई से लेने वाली है, आपको याद होगा अगर आप बराबर भी फ्रीलांसर को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई 20% 34% का टैरिफ लगा दिया गया है किसके ऊपर, ये मतलब चाइना के ऊपर। और 20% की टैरिफ पहले लगा हुआ था, फिर बाद में 34%, टोटल 54% की टैरिफ लगा दी गई चाइना के ऊपर। तो मैंने वहाँ पर एक बात कहा हुआ था कि भाई ऐसा है कि चाइना भी पीछे हटने वाली चीज़ नहीं है और चाइना भी डरने वाला नहीं है, तो चाइना भी टैरिफ लगाएगा। और फाइनली कल के डेट में जब हमारी मार्केट बंद हो गई
उसके बाद ये न्यूज़ निकल कर आती है कि भाई चाइना ने 34% की टैरिफ लगा दिया है यूएस के ऊपर। अभी ये 34% का ही लगा है, आगे और भी लग सकता है, समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसे समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको कहा था कि भाई वो पीछे नहीं हटेगा, ज़रूरत ही नहीं है पीछे हटने की, क्योंकि आप देखें ना कि भाई उसका जो देश है वो ऑलरेडी वो ऐसा भी कमज़ोर देश नहीं है, इकोनॉमिकली वो ग्रोथ वहाँ पर हो चुका है। उसके बाद वहाँ की जो सरकार है अलग अलग तरह के सिस्टम्स वगैरह, उसके बाद अलग अलग बेनिफिट्स वगैरह लेकर आती रहती है बाज़ारों के अंदर, अपने देश के अंदर। तो वहाँ भी तरक्की हो रही है, ऐसी बात नहीं है। और वो भी बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर है, ऐसा नहीं है। तो बस उसके दिमाग में एक ही बात है कि भाई हमारे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बगैर चाइना यूएस नहीं चल सकता है। चाइना के दिमाग में ये बात है और ये बात हकीकत भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वो खुद करता है। तो भाई उसने भी टैरिफ ठोक दिया है और अभी 34% का है। मुझे लगता है ये टैरिफ और भी बढ़ सकता है। तो कल मार्केट बंद हो गई थी तब जाकर ये खबर आई हमारे यहाँ की मार्केट, नहीं तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा गिरावटें हो सकती थी हमारे यहाँ की मार्केट में भी। लेकिन इसका पूरा इम्पैक्ट यूएस की मार्केट के ऊपर देखने को मिल गया है। इसीलिए चाइना की मार्केट देखिए उतना ज़्यादा नहीं गिरा है, इंडिया के अंदर भी गिरावट हुई है, 1% 1.5% तक की गिरावट हो गई है। और भी दूसरी जगहों पे 1.5% 2% 3% की गिरावट है, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट यूएस के मार्केट के ऊपर है। तो भाई इस बंदे की जो और एक बात और भी, बहुत ख़ास बात एक और भी मैं पढ़ रहा था कि भाई इसका जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, समझ रहे हैं ना, टेस्ला का मालिक यानी एलन मस्क, बहुत सारी जगहों पे उसको भी डिस्टर्ब हो रहा है। अब वो भी ये बात को मान रहा है और इस बात के ऊपर गौर करने लगा है कि भाई ट्रम्प की जो नीति है, इसकी जो पॉलिसी आ रही है, उसकी वजह से हमारी बिजनेसेस को भी नुकसान हो रहा है। तो यूएस के लिए और यूएस के प्रेसिडेंट के लिए ये भी एक ख़ास मुद्दा रहने वाला है। लेकिन भाई फिर भी ये बंदा समझने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसकी तानाशाही की वजह से यूएस को जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है, या पूरी मार्केट को, पूरी दुनिया की मार्केट को जो ये दिन देखना पड़ रहा है, ये इसके तानाशाही की वजह से देखना पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि भाई ये अभी भी कह रहा है कि भाई गिर रहा है तो गिरने दो, कोई बात नहीं है, मार्केट के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगा, मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म करेगा आने वाला टाइम में। लेकिन कितनी बर्बादी हो रही है उसका मतलब कोई जवाब ही नहीं है और दुनिया देख रही है। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। देखिए कल की वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने 4 फंड, जिसमें से 2 लगभग ETF थे और 2 फंड्स ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स ऑफ फंड्स के ETF थे और 2 फंड्स ऑफ फंड्स थे, ऐसा करके है ना। तो वहाँ पर मैंने कहा हुआ था कि भाई 1 साल के अंदर 49% से लेकर 90% तक का रिटर्न्स दिया है इस फंड ने। तो रिटर्न्स के मामले में अगर देखा जाए तो मार्केट कितनी ख़राब रही है, लेकिन लास्ट के पिछले 1 ईयर जो गुजरे हैं उसके लास्ट के 6-7 मंथ बहुत ही ख़राब रहे हैं, ऐसा आप मानकर चलें। और अभी तक ख़राब है ही है, समझ रहे हैं ना। तो मैंने वहाँ पर कहा था कि इतनी बुराइयों के बाद भी मार्केट में इतना अच्छा खासा रिटर्न्स बनाया है। तो उस पर एक कमेंट आया हुआ था राखी बिजलानी जी की तरफ से। मैम का कहना है कि आपने कहा हुआ था कि भाई फंड्स ऑफ फंड्स उतने अच्छे नहीं होते। बिल्कुल, इस पर मैं आज भी कायम हूँ भाई, मुझे तो फंड्स ऑफ फंड्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ वहाँ पर कॉमन है जो आप देखेंगे कि हांगकॉन्ग की मार्केट में वहाँ पर निवेश किया जा रहा है, हैंग सेंग में इंडेक्स में निवेश किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल फंड है वो। और एक चीज़ कॉमन है कि भाई चारों ही ETF भी और दो ETF है और उसके बाद 2 फंड्स ऑफ फंड्स है, वो सब के सब इंटरनेशनल इक्विटी और हांगकॉन्ग की इक्विटी में निवेश कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा कुछ खास रहा हो, या जिस सेक्टर में वहाँ पैसे लगाए गए हों, या जिन चीज़ों के ऊपर पैसे लगाए गए हों, जिन प्रोजेक्ट और जिस तरह की कंपनीज़ के अंदर पैसे लगाए गए हों, उनके रिजल्ट अच्छे हों। लेकिन वहाँ पर मैंने एक बात कहा था कि ऐसा नहीं है कि इस रिटर्न्स को देखकर आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत है और आपको कहीं पर इंटरनेशनल फंड में निवेश करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है इंटरनेशनल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च के बाद। लेकिन पर्सनली फंड्स ऑफ फंड्स की अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आज भी फंड्स ऑफ फंड्स पसंद नहीं है। अब देखिए रिटर्न्स अगर बन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे निवेश करना ही है और आपकी डीप रिसर्च है, या आपको कहीं से जानकारी मिल जाती है, किसी ने आपको कह दिया या किसी ने अच्छे लोगों ने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए, हो सकता है वो आपका सलाहकार हो, आपका एडवाइज़र हो, उसने कह दिया कि भाई आने वाला टाइम में यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, उनके पास बिल्कुल सटीक जानकारी है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई मैं फंड्स ऑफ फंड से उतना ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहता हूँ, ये अभी मेरा बिल्कुल फाइनल है मैम। फंड्स ऑफ फंड्स हो गया, उसके बाद स्पेशल जो प्लान होते हैं वो हो गए, इस तरह के और भी बहुत सारे कई टाइप्स के ऐसी स्कीमें हैं जो मुझे काफ़ी पसंद नहीं है, जिसमें तो मैं कभी भी निवेश करना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक बार अगेन
कहना चाहूँगा कि ये मैं अपने आपके लिए बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके ऊपर आप भी गांठ बांध कर बैठे रहें और बिल्कुल ऐसा ही आप मान कर चले। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा मैंने आपको बता दिया है कि किस सिचुएशन में आपको निवेश करना चाहिए। आप डीप रिसर्च करिए या फिर आपके एडवाइज़र वगैरह उनके पास सटीक जानकारी है इंटरनेशनल फंड के बारे में, और वो बोल रहे हैं कि किसी ऐसे फंड के बारे में कि भाई यहाँ पर अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, आपको ज़रूरत है इंटरनेशनल फंड की, तो आप कर सकते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर ही बहुत सारी तरह की इक्विटी में बहुत सारी तरह की स्कीमें हैं जहाँ पर आप निवेश करके पैसे बना सकते हैं। तो फाइनली ये तमाम तर बातें कंप्लीट हो जाती है। अब लास्ट में जो भी इंडियन निवेशक हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई चाहे आप स्टॉक के अंदर डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिल्कुल ही आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये गिरावट हो रही है, दुनिया भर की मार्केट में हो रही है और आगे भी अगर होगी तो दुनिया भर की मार्केट में होगी, समझ रहे हैं ना। हमसे ज़्यादा टेंशन उसको लेना चाहिए जिसकी मार्केट में इतना ज़्यादा भयंकर वाली गिरावट हो रही है, 5-5%, 6-6%, 7-7%। आपको एक और भी बात मैं बताने वाला हूं, अगर आप 15-20 दिन 25 दिन पहले जाएं तो यूएस डॉलर सबसे ज़्यादा आगे की तरफ जा रहा था, रुपया बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुका था। लेकिन पिछले एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर में आप देखें तो पूरी दुनिया की जो करेंसीज़ है वो यूएस मार्केट के सामने इंक्रीज़ हो रहा है और पूरी दुनिया की करेंसीज़ के सामने यूएस का जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, समझ रहे कि नहीं। तो आप देख लीजिए ना, आप खुद अपने रुपया से मिला लीजिए पिछले एक हफ्ता 10 दिन के अंदर क्या हुआ है। मैं बराबर रेगुलर इस पे बात कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं काफ़ी दिनों के बाद इस पे बात कर रहा हूँ। आप आज भी जाकर डॉलर इंडेक्स को चेक कर सकते हैं और रुपये के मुकाबले में जो डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। सारी चीज़ें आपके सामने, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ और कुछ अलग जगहों से बोल रहा हूँ और वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, मेरे ही पास ये नॉलेज है और मेरे पास ये जानकारी है। बिल्कुल आप भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, समझ रहे हैं ना। तो फाइनली ये सारी बातें हैं जिस पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लस आपके क्या वैल्यूबल फीडबैक है, आप इन तमाम तर मुद्दों के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।